Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next chapter of electrical machine subject that is DC machines. लास्ट टाइम हमने नॉर्मली इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट थे फैराडे लॉज उसकी डायरेक्शन देन उसके बारे में जो हमने एलिमेंट्री कंसेप्ट पढ़े थे कि मोटर कैसे काम करती है और जो हमारा जनरेटर है वो कैसे काम करता है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क डेवलपमेंट क्या होता है, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग कॉइल वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वो कंप्लीट चैप्टर बेस है हमारा फॉर एनी इलेक्ट्रिकल मशीन्स। जो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज ओनली अबाउट द डीसी मशीन। ठीक है, सो जो भी मशीन डीसी ऑपरेटेड होती है, डायरेक्ट करंट के साथ ऑपरेट करती है या डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करती है, दैट इज नोन एज डीसी मशीन। ठीक है, एंड इसके जो फीचर्स हैं इस डीसी मशीन के, सबसे पहले वो टॉपिक है हमारा। सो बेसिक यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज मेन कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ डीसी मशीन, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। So DC machine is an electromechanical energy conversion device. Basically DC machine क्या है? ये एक ऐसी मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में एंड मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। ठीक है, इट कैन कन्वर्ट मैकेनिकल पावर इनटू डीसी इलेक्ट्रिकल पावर एंड इज नोन एज डीसी जनरेटर। जब ये मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर जो कि डीसी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करेगी तो उस डिवाइस को हम, उस मशीन को हम बोलते हैं डीसी जनरेटर, राइट। ऑन द अदर हैंड व्हेन इट कन्वर्ट्स डीसी इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर दैट टाइम इट इज नोन एज डीसी मोटर। अब जब ये डीसी पावर को, मतलब हम कोई डीसी सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर किसी मशीन को, तो उससे मैकेनिकल पावर जो जनरेट होगी उस वो जो डिवाइस है जो ये कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल पावर टू मैकेनिकल पावर, दैट इज नोन एज डीसी मोटर। ठीक है, और डीसी मोटर इज यूज्ड एज अ प्लेसेस वेयर वाइड रेंज ऑफ स्पीड्स एंड गुड स्पीड रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड सच एज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। अब नॉर्मली हम डीसी मोटर को वहीं यूज करेंगे जहां पे हमें काइंड ऑफ कि इसकी स्पीड बार बार वेरी करनी पड़े और जो हमें स्पीड रेगुलेशन है कि जितनी स्पीड चाहिए उतनी ही हमें मिल रही है, तो उस टाइम पे जो डीसी मोटर है दैट इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर द एसी मोटर्स। ठीक है, तो वो कहाँ पे यूज होती है? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज होती है। आगे इसका जो मेन हमारा टॉपिक है दैट इज मेन कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ DC machine, right? The complete assembly of various parts in a scattered form of DC machine is shown in figure। अब ये आपके पास एक डायग्राम है, इसमें सारे उसके फीचर्स को केला केला करके बनाया गया है। ठीक है, जैसे हम जो मेन पढ़ेंगे वो ये है, ब्रश के बारे में पढ़ेंगे, देन ब्रश होल्डर के बारे में पढ़ेंगे, कम्यूटेटर के बारे में पढ़ेंगे, आर्मेचर के बारे में पढ़ेंगे, देन हम पोल कोर एंड पोल शूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, फील्ड कॉइल के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे, बोल्ट्स होते हैं, एंड हाउसिंग होती है, देन हमारे पास यहाँ पे ये शाफ्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ पार्ट्स हैं इसके जो कि डीसी मशीन के होते हैं। अब डीसी मशीन हमने पढ़ा अभी दो तरह की होती है, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, बट जो उनकी असेंबली है, सारे जो इनके पार्ट्स होते हैं दैट इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, उनमें जो भी पार्ट्स लगे होंगे वो सारे सेम होंगे, जस्ट उनमें ऑपरेशन का डिफरेंस होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक यही होगा कि डीसी जनरेटर कैसे काम करता है और डीसी मोटर कैसे काम करती है, राइट। तो अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, या हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, तो दीज आर द एसेंशियल पार्ट्स, ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन इज मैग्नेटिक फ्रेम और योक। ये एक मैग्नेटिक फ्रेम और योक जो मेन पार्ट है इसका, पोल कोर एंड पोल शूज, फील्ड और एक्साइटिंग कॉइल्स, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, ब्रशेस रॉकर और होल्डर भी बोलते हैं इसको, एंड हाउसिंग, बेयरिंग्स एंड लास्ट वन इज शाफ्ट। सो दीज आर द मेन पार्ट्स जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए किसी भी मोटर या जनरेटर को पढ़ने से पहले कि ये चीजें लगी होती हैं, इसके बाद इनका काम आएगा। इनमें से जो मेन चीजें हैं वो ये हैं।
जो बेसिकली हमारे पास बहुत काम की है, और एक कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर हर डीसी मशीन में नहीं होता, हर इलेक्ट्रिकल मशीन में नहीं होता, बट डीसी मशीन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अकेली चीज, वैसे तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को अगर हम कोई खराब हो जाए तो मशीन खराब हो जाती है। ठीक है, बट ये आपने डायग्राम जरूर बनाना है। जो पीछे डायग्राम दिया था वो आप रहने देना, ये डायग्राम आप नहीं बनाओगे। ठीक है, हम ये डायग्राम पेपर में बना के आएंगे। इसमें आप कंप्लीट ऐसे ही सर्कल लगाएंगे और बीच में एक जो है ये आर्मेचर सारा वो है कंपोनेंट्स है, आर्मेचर कंपोनेंट्स बोलते हैं इसको। और ये जो है दिस इज पोल कोर, ये पोल शूज है। ठीक है, ये सेंटर वाली चीज दिस इज अ शाफ्ट। ठीक, और उसके बाद ये फ्रेम है, जो ये आउटर बॉडी दिख रही है, ये आपको फ्रेम, ये बेसिकली फ्रेम है। ठीक है जी, ये जो सेंटर में ये दो दो यहाँ पे सर्कल्स दिख रहे हैं, दीज आर द आर्मेचर कंडक्टर्स। ठीक है, और ये जो पार्ट है जिसमें सेगमेंट्स बने हुए हैं, दिस इज द कम्यूटेटर। ठीक है, और इसमें हम एक वाइंडिंग यहाँ पे वाउंड करते हैं हर पोल कोर में। यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। ये वाइंडिंग जो होती है ये फील्ड कॉइल या फील्ड वाइंडिंग होती है, एक्साइटिंग वाइंडिंग बोलते हैं। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना लेंगे। यहाँ से मैं इसको इंक क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट, ये डायग्राम आप अच्छे से बना लेंगे। नेक्स्ट हम जो टॉपिक है दैट इज उसके अकेले अकेले पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो पार्ट है दैट इज मैग्नेटिक फ्रेम और योक। तो मैग्नेटिक फ्रेम क्या होता है? ये एक बेसिकली इट इज द आउटर सिलेंड्रिकल फ्रेम टू विच मेन पोल्स एंड इनर पोल्स आर फिक्स्ड एंड बाय मींस ऑफ विच द मशीन इज फिक्स्ड टू द फाउंडेशन इज कॉल्ड द योक और मैग्नेटिक फ्रेम। बेसिकली ये एक ऐसी इंसुलेशन बॉडी है, हम कभी भी मोटर देखते हैं, हमारे घरों में भी लगी होती है या कहीं भी लगी होती है इंडस्ट्रीज में, हम देखते हैं उसके ऊपर एक कंप्लीट जो लोहे की, आयरन की एक बॉडी होती है। ठीक है, उसके अंदर सारे पार्ट्स लगे होते हैं। तो दैट मेन बॉडी इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्रेम, और इसको योक भी बोलते हैं। ठीक है, इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स इसको मैग्नेटिक फ्रेम और योक ही बोलेंगे। ठीक है, इसको बॉडी नहीं बोला जाता। तो ये बेसिकली इसका काम क्या है? इट सर्व्स टू पर्पसेस। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मशीन। ये बेसिकली उसको जो है अंदर के जो जितने भी पार्ट्स हैं उनको मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि बाहर से कोई भी चोट वगैरह ना लगे, या बाहर की कोई ह्यूमिडिटी या बाहर का टेम्परेचर फैक्टर इसको अफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, और कोई फोर्स से इस पार्ट को हिला ना दे। इट प्रोवाइड्स अ लो रिलक्टेंस पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसमें ये जो आयरन है या जो भी मटेरियल लगा होता है वो बेसिकली ऐसा होता है कि वो लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है फ्लक्स को। लो रिलक्टेंस पाथ क्या होता है कि जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, जैसे लो रेजिस्टेंस पाथ होता है वो होता है कि जिसमें करंट बहुत ज्यादा पास कर सकता है, वो रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस पाथ होगा। और लो रिलक्टेंस पाथ जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है, तो दिस इट प्रोवाइड्स अ लो रिलक्टेंस पाथ। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकता नहीं है। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। इसको मैंने अब एक येलो साइन इसलिए दिया बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम्स में बहुत बार ऐसे होता है कि हमें ब्लैंक्स आ जाते हैं कि मैग्नेटिक फ्रेम किस मटेरियल का बना हुआ है। तो वो मटेरियल जो है वो मैंने यहाँ पे हर मटेरियल को, हर पार्ट के मटेरियल को यहाँ पे मैंने इसको अलग कलर दिया है ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट पता चल जाए कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैग्नेटिक फ्रेम और योक जो है दैट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। ठीक है, ये कास्ट आयरन का बना होता है फॉर स्मॉलर मशीन्स एंड कास्ट स्टील और फैब्रिकेटेड रोल्ड स्टील फॉर लार्जर मशीन्स। ठीक है, तो दिस इज मैग्नेटिक फ्रेम। ये है क्या? दिस इज द आउटर बॉडी, या ये जो मोटर है इसके ऊपर जो आउटर बॉडी है जो उसको कवर कर रही है, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्रेम। नेक्स्ट है हमारे पास पोल कोर एंड पोल शूज। अब हमने जो ऐसे यहाँ पे ये मोटर थी, इसके बीच में ऐसे साइड में हमने ऐसे क्लैंप देखे थे। ठीक है, चारों तरफ। तो ये जो होते हैं दिस इज कॉल्ड पोल कोर एंड पोल शूज। तो इसकी जो शेप होती है दैट इज लाइक दिस। ठीक है, ये जो है दिस इज पोल कोर, और जो बीच में ये नीचे की तरफ दिख रहा है दिस इज पोल शूज। ठीक है, तो पोल कोर एंड पोल शूज आर फिक्स्ड टू द मैग्नेटिक फ्रेम और योक बाय बोल्ट्स। अब ये किसके साथ अटैच होते हैं? दैट इज अटैच्ड विद द मैग्नेटिक फ्रेम। ठीक है, ये चारों तरफ होते हैं इसके मैग्नेटिक फ्रेम के। इट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। इसका काम क्या होता है? दे सपोर्ट द फील्ड और एक्साइटिंग कॉइल्स। बेसिकली
जो भी इसके ऊपर ना एक वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग है फील्ड वाइंडिंग, ये इसके ऊपर पोल कोर के ऊपर लगाई जाती है। इसका क्या मकसद होता है, जब भी जैसे ये मान लो मैं आपको, ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, इसमें ये एक पोल कोर एंड पोल शूज है, एक पोल कोर एंड पोल शूज ये रहा, एक पोल कोर एंड शूज ये रहा, एक पोल कोर एंड शूज ये रहा। इसके ऊपर क्या है, एक वाइंडिंग लगाई है, जिसको जब हम एक्साइट करेंगे ये वाइंडिंग सीरीज में होगी इसके साथ, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर लपेट के, देन इसके ऊपर, देन इसके ऊपर, ठीक है, फिर यहां से एक पॉइंट और एक पॉइंट यहां से, ये दो पॉइंट बाहर निकलते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इनका क्या काम है, ये एक्साइट करते हैं जो हमारे पास मैग्नेट को। ये बेसिकली है क्या, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम क्या है कि जब हम इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई पास करेंगे, जब हम इसमें से करंट पास करेंगे तो क्या होगा, ये मैग्नेट की तरह काम करेंगे। और ऐसे इसको इन सच्चा भी लगाया जाता है फील्ड वाइंडिंग को, कि एक पोल अगर नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, उसके साथ वाला जो पोल है वो साउथ की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, फिर उसके साथ वाला नॉर्थ की तरह करेगा, मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी में बिहेव करेंगे। इस तरह से वाइंडिंग को कनेक्ट किया जाता है। अब होगा क्या, जब इसमें से करंट पास करेगा, इट विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, ये भी मैग्नेट की तरह करेगी, ये भी और ये भी। अब इसमें से फ्लक्स पास होगी, फ्लक्स कहां से कहां तक जाती है, नॉर्थ से साउथ तक, तो फ्लक्स यहां से यहां तक जाएगी, मतलब जो फ्लक्स है इसमें से जनरेट होगी और वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। ऐसे ही ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, ठीक है, ऐसे ही ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। तो ये जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, अब ये हमारा हो गया फील्ड वाइंडिंग का काम, मतलब ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा मोटर के अंदर, मतलब ये मशीन के अंदर एक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पास करनी शुरू कर देगा। वो कब होगी, जब हम फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेंगे। और वो फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे लगाई है, पोल कोर के ऊपर। और पोल शूज को ऐसा बनाया है कि उसकी डायरेक्शन दी होती है कि किस तरफ फील्ड वाइंडिंग का फेस हो, ठीक है। बेसिकली ये एक डक्ट होती है जिससे फील्ड वाइंडिंग जो मतलब फ्लक्स है वो निकलती है और दूसरी तरफ उसको सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसके बिना मोटर का काम कुछ नहीं है या मशीन का काम कुछ नहीं है। दिस इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द डीसी मशीन, राइट। तो यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको। दे सपोर्ट द फील्ड और एक्साइटिंग कॉइल्स, इसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग लगाई होती है। They spread out the magnetic flux over the armature periphery more uniformly। अब ये क्या करता है, they spread out the magnetic flux, ये magnetic flux को spread out करता है, मतलब ये magnetic flux को produce करके दूसरी तरफ send करता है, राइट, दूसरे पोल की तरफ। Since pole shoes have larger cross section, the reluctance of magnetic path is reduced। जो हमारे पास ये पोल शूज होता है, लेमिनेटेड पोल शूज लिखा हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी, ये इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज लार्जर देन द पोल कोर। और इसको लार्जर क्यों बनाया जाता है, ताकि कम से कम रिलक्टेंस पाथ हो, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होके यहाँ से निकल सके और एक्सेप्ट की जा सके, ठीक है, दूसरे एंड से। अब ये हो गया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जनरेट नहीं हो सकती। इसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग लगी है, ठीक है, ये भी याद रखना है। द पोल कोर एंड पोल शूज आर मेड अप ऑफ थिन कास्ट स्टील लैमिनेशन। ये किस चीज की बनी होती है, थिन कास्ट स्टील लैमिनेशन की, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फील्ड और एक्साइटिंग कॉइल, इसको फील्ड वाइंडिंग भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये है क्या, एनेमल्ड कॉपर। ये बेसिकली बनी किसकी है, पहले तो ये याद रखना है, ये कॉपर वायर की बनी है। द कॉपर वायर इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड और एक्साइटिंग कॉइल। ये सिंपल एक कॉपर की वायर होती है विच आर वाउंड ऑन द फॉर्मर एंड देन प्लेस्ड अराउंड द पोल कोर एज शोन इन फिगर। अब ये एक ऐसे फील्ड वाइंडिंग को हम, ये फॉर्मर है जिसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग्स लगाई हुई हैं, इसके दो एंड्स जो है वो निकले होते हैं, वो अगले जो है वो फील्ड वाइंडिंग को दी होती है, मतलब अगले पोल को दी होती है, ठीक है। When DC current is passed through the field winding, it magnetizes the poles which produces the required flux। अब यहाँ पे you can see here, ये field winding लगाई हुई है, ये भी field winding लगाई है, जहाँ पे एरो बने हुए हैं, ये भी field winding है और ये भी field winding है। इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है through this, you can see ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से वायर इधर जा रही है, यहाँ से वायर इधर जा रही है और यहाँ से दो टर्मिनल बाहर आ रहे हैं। इसको जब हम डीसी सप्लाई देंगे, बिकॉज इट इज अ डीसी मशीन, तो सप्लाई देंगे हम डीसी। जब डीसी करंट पास किया जाता है इस वाइंडिंग में से, इट मैग्नेटाइज द पोल्स व्हिच प्रोड्यूसेस द रिक्वायर्ड फ्लक्स, ठीक है।
ये मैग्नेटाइज करेगा पोल्स को, जो कि फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा उस टाइम पे। द फील्ड कॉइल ऑफ ऑल द पोल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन सच अ वे दैट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू देम द एडजेसेंट पोल अटेन्स ऑपोजिट पोलैरिटी। इसको इस तरह से लगाया जाता है कि अगर ये नॉर्थ बनेगा, इसका एडजेसेंट जो पोल है वो साउथ की तरह बिहेव करेगा, जिससे क्या है वो रेगुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी चारों तरफ। ठीक है, तो दिस इज द मेन वर्किंग ऑफ फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट है हमारे पास आर्मेचर कोर। आर्मेचर जब वर्ड आ जाता है तो दिस इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। ठीक है, जो फील्ड वाइंडिंग है या पोल कोर है, दे ऑल आर फिक्स्ड। ठीक है, वो फिक्स्ड है, वो नहीं मूव करते। दीज बेसिकली दीज आर द मैग्नेट्स, जो फील्ड की बात कर रहे थे हम या पोल की बात करें। अब हम आर्मेचर क्या पार्ट है, दिस द सेंटर पार्ट इज नोन एज आर्मेचर कोर। ये जो सेंटर पार्ट है जो सर्कल किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द आर्मेचर कोर। ये यहाँ पे यू कैन सी हियर, ये एरो बना हुआ है आर्मेचर कोर का। अब ये क्या है, इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड कीड टू द रोटेटिंग शाफ्ट। ये शाफ्ट के साथ अटैच किया होता है ताकि ये रोटेट हो सके। ठीक है, एट द आउटर पेरिफेरी स्लॉट्स आर कट। अब हम इसके बीच में यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट मैं यहाँ पे, जी अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ना कट किया हुआ है, मतलब ये इसकी जो पेरिफेरी बनाई हुई है वो ऐसे कट करके बनाई हुई है। ये कट क्यों किया हुआ है, ताकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जब ये रोटेट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा इस पॉइंट से। ठीक है, अगर ये पूरा राउंड बना लेते तो मैग्नेटिक फ्लक्स कट नहीं होनी थी, तो इसको बीच में कट किया। इसके जो पेरिफेरी स्लॉट्स हैं, दीज आर कट विच अकोमोडेट द आर्मेचर वाइंडिंग। और इसमें हमने जो कंडक्टर्स लगाए हुए हैं, ये जो सर्कल है छोटे छोटे, ये बेसिकली वाइंडिंग्स है। तो इसमें वाइंडिंग्स को वाउंड किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ये वाइंडिंग जो हम बेसिकली क्या कहते हैं, whenever a conductor cuts the magnetic field an EMF is induced in it। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे, वो कौन से हैं, दीज आर द कंडक्टर्स, आर्मेचर कंडक्टर्स। ठीक है, तो वो कहाँ पे लगाए हुए हैं, आर्मेचर कोर में वाइंड की, मतलब वाउंड किए हैं हमने। इट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। कोर के फंक्शन क्या है, इट हाउसेस द कंडक्टर इन द स्लॉट्स। ये आर्मेचर कंडक्टर को अपने ऊपर प्लेस करती है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स एन इजी पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को इजी पाथ प्रोवाइड करती है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स आके इसमें रुकती नहीं है, वो पास कर जाती है और कट होके निकलती है। ठीक है, सिंस आर्मेचर इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। जब भी आपको कोई माइंड में आए कि कौन सा पार्ट होता है मशीन में, डीसी मशीन में या मोटर में या जनरेटर में जो रोटेट करता है, तो आर्मेचर माइंड में आना चाहिए आपके। ठीक है, तो this is the rotating part of the machine। reversal of flux take place in the core, so hysteresis loss are produced in it। अब इसमें जो फ्लक्स की डायरेक्शन है that can be changed, क्योंकि ये रोटेटिंग पार्ट है तो काफी सारी, जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी रोटेशन की, तो फ्लक्स की डायरेक्शन भी चेंज होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस प्रोड्यूस हो सकते हैं इसमें। to minimize these losses silicon steel material is used for its construction। अब ये किस मटेरियल का बना है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, the rotating armature cuts across the magnetic field which induces an EMF in it। अब ये आर्मेचर कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि EMF इंड्यूस होगी इसमें। this also results in eddy current loss। अब इसमें एडी करंट लॉस भी आता है commonly, which is reduced by laminating the core। उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं by laminations, right। सो दिस इज अबाउट आर्मेचर कोर। नेक्स्ट चलते हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग की तरफ। अब आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, यू कैन सी दिस इज द कोर। ये कोर है जो कि आउटर पेरिफेरी में यहाँ पे कट दिख रहे हैं। अब जो ये कट है, इनके बीच में हम जो है वो वाइंडिंग प्लेस करते हैं, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस बिटवीन द आर्मेचर कोर स्टेम्स। द इंसुलेटेड कंडक्टर्स, ये है क्या, ये भी कंडक्टर्स हैं, कॉपर के बने होते हैं। हाउस्ड इन द आर्मेचर स्लॉट्स आर सुटेबली कनेक्टेड नोन एज आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अब ऐसे कंडक्टर्स जो कि आर्मेचर स्लॉट्स के बीच में सुटेबली कनेक्टेड हो, उसको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। इट इज द हार्ट ऑफ द डीसी मशीन। ये बेसिकली हार्ट है बिकॉज यही कट करेंगे उसको मैग्नेटिक फ्लक्स को, जिससे ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो कि हमें बाहर चाहिए होती है। ठीक है, इट इज द प्लेस वेयर कन्वर्जन ऑफ पावर टेक प्लेस। और यही जगह है जहां पे पावर जो है वो चेंज होगी, इलेक्ट्रिकल पावर से मैकेनिकल, मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिकल। इन केस ऑफ जनरेटर मैकेनिकल पावर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। इन केस ऑफ मोटर इलेक्ट्रिकल पावर इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर। ठीक है जी, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा on the basis of connections there are two types of armature windings। कनेक्शन की बात करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग्स को कैसे प्लेस करना है, तो दो तरह की होती हैं, वन इज लैप वाइंडिंग, अदर वन इज वेव वाइंडिंग।
ठीक है। ये दो तरह की आर्मेचर वाइंडिंग होगी, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग, राइट। आगे चलते हैं। लैप वाइंडिंग क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का, लैप वाइंडिंग के बारे में या वेव वाइंडिंग के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग, तो हम जो है वो उसके बारे में ये इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इन लैप वाइंडिंग द कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। अब दो तरह की वाइंडिंग होती है। लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे हमारे पास, मतलब अगर मान लो मेरे पास 4 पोल्स हैं एक मोटर में, ठीक है, तो हमारे पास जो पाथ बनेंगे आर्मेचर वाइंडिंग के वो बनेंगे 4 ही, मतलब जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतने पैरेलल पाथ होंगे, ठीक है। If a machine has p number of poles and z armature conductors, अब वो कह रहा है कि एक मशीन है उसमें p नंबर ऑफ पोल्स हैं और z कंडक्टर्स हैं, मतलब उसमें z कंडक्टर काइंड ऑफ 100 200 फॉर एग्जांपल 100 मान के चलते हैं, ठीक है, और पोल्स हैं 4। अगर पोल्स 4 हैं और टोटल 100 कंडक्टर्स हैं हमारे मशीन में, देन उसमें कितने पैरेलल पाथ्स बनेंगे, दैट इज पी, जितने पोल्स होंगे, ठीक है। और हर पाथ में कितनी वायर्स या कंडक्टर्स लगेंगी, दैट इज जेड ओवर पी, दैट मींस वहां पे 25 कंडक्टर लगेंगे हर पैरेलल पाथ में, मतलब टोटल 4 पाथ हो गए, 4 पाथ में 25-25 के कंडक्टर लगेंगे और टोटल 100 कंडक्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली जब ऐसे ही हम सर्किटरी को अटैच करते हैं, इस तरह से वाइंडिंग लगाते हैं, तो दिस इज नोन एज लैप वाइंडिंग, ठीक है। इन दिस केस नंबर ऑफ ब्रशेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और इसमें जो ब्रशेज लगे होंगे जो कि हमें बाहर हमारी इलेक्ट्रिकल पावर को रोटर की तरफ सेंड करेंगे, मतलब बाहर आउटर सर्किट के साथ अटैच करेंगे, वो भी उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे, जिसमें से हाफ ब्रशेज पॉजिटिव की तरह बिहेव करेंगे और हाफ ब्रशेज नेगेटिव की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। और ये एग्जांपल है इसकी, ये अगर मान लो हमारे पास 2 पोल्स दिए हैं यहाँ पे N एंड S, एक नॉर्थ की तरह काम कर रहा है एक साउथ की तरह, ठीक है, तो इसमें पैरेलल पाथ कितने बनेंगे, ये देखिए, ये जो कॉइल है ये एक पैरेलल पाथ बना रही है और जो ग्रीन कॉइल है ये पैरेलल पाथ 2 बना रही है, ठीक है। तो इसको इस तरह से बाउंड किया होता है कि ये 2 पैरेलल पाथ में काम करेगा, बिकॉज देयर आर पोल्स आर 2, ठीक है। और ये कम्यूटेटर स्टैंपिंग्स है, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये लैप वाइंडिंग हो गया जिसमें पैरेलल पाथ उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में क्या है, द कंडक्टर्स आर सो कनेक्टेड दैट दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पैरेलल पाथ इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मशीन। अब इसमें जितने मर्जी नंबर ऑफ पोल्स हो, देयर विल बी ओनली 2 पैरेलल पाथ्स। उस सर्किटरी को हम बोलते हैं, उस वाइंडिंग को हम बोलते हैं वेव वाइंडिंग, जिसमें ओनली 2 पैरेलल पाथ्स विल बी गिवन। इफ ए मशीन है Z आर्मेचर कंडक्टर, अब वो कह रहे हैं अगर मान लो इसमें 100 कंडक्टर है मशीन में, अब देयर विल बी ओनली 2 पैरेलल पाथ, और दोनों में कितने कंडक्टर्स होंगे, 50-50, ठीक है, 100/2, राइट। तो इसको इस तरह से डिवाइड किया होता है कि जितने मर्जी नंबर ऑफ पोल्स हो, पैरेलल पाथ विल ओनली बी 2, ठीक है जी। इन दिस केस नंबर ऑफ ब्रशेज आर इक्वल टू 2, और इसमें जो ब्रशेज लगे हुए हैं वो भी पैरेलल पाथ के इक्वली होंगे, दैट इज ओनली 2। और ये देख सकते हैं आप, इसमें अगर हमारे पास 4 पोल्स दिए हैं यहाँ पे N S, ये 4 नंबर ऑफ पोल्स हैं, बट इसमें जो कॉइल्स दी हैं वो एक रेड कॉइल दी है, दैट इज मतलब 1 पैरेलल पाथ, और एक ये सेकंड पैरेलल पाथ। इसको इस तरह से लगाया जाता है कि 2 ही पाथ बने, मतलब 2 जगह से स्टार्ट हो और 2 ही जगह पे एंड हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ वेव वाइंडिंग। ये आगे आपको थोड़ा डीप में समझ आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कम्यूटेटर। अब ये सबसे मेन पार्ट है डीसी मशीन का। अगर डीसी की बात करें तो सबसे मेन पार्ट है डीसी मशीन की। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डीसी मशीन एंड सर्व द फॉलोइंग पर्पस। इट कनेक्ट्स द रोटेटिंग आर्मेचर कंडक्टर टू द स्टेशनरी एक्सटर्नल सर्किट थ्रू ब्रशेस। सबसे पहले तो ये एक इंटरफेस बनता है आर्मेचर कंडक्टर का बाहर वाले सर्किट के साथ थ्रू ब्रशेस, मतलब ये शाफ्ट you can see here, this is a shaft जो कि आउटर सर्किटरी है, एंड दिस इज द आर्मेचर कंडक्टर्स, ठीक है। इनके बीच में ये कम्यूटेटर लगा है, ये बेसिकली इंटरफेस है इस कंडक्टर की बाहर वाले सर्किट के साथ, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात हो गई। सेकेंड थिंग, it converts the alternating current induced in the armature conductor into unidirectional current in external load circuit in generator action। अब हमने नॉर्मली पढ़ा है, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जैसे
एक कंडक्टर, ये बीच में एक कंडक्टर लगा है फॉर एग्जांपल किसी मोटर में, जब ये 360 डिग्री घूमता है, ठीक है, हमने लास्ट में पढ़ा था ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग कॉइल, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें हमने पढ़ा था कि जब ये 360 डिग्री घूमता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो वेव जनरेट होती है वो होती है ऐसी, ठीक है, और ये एसी वेव होती है। बट इन डीसी मशीन हमें डीसी चाहिए, ठीक है, हमें आउटपुट तो डीसी चाहिए, यहाँ पे एसी होती है जब घूम रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज है कि वो बीच में जो आर्मेचर कंडक्टर है वो 360 डिग्री तो घूम रहा है बट हमें जो आउटपुट मिल रही है वो डीसी मिल रही है, तो वो जो पार्ट होगा दैट इज नोन एज कम्यूटेटर एंड इट एक्ट लाइक अ रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना, सेम एज इट इज ये एसी करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में जो है वो कन्वर्ट करेगा इन जनरेटर एक्शन, ठीक है। एंड द कम्यूटेटर यूजेस टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज, इट एक्ट लाइक अ रेक्टिफायर, ये आपने याद रखना है, इट वर्क्स लाइक अ रेक्टिफायर इन द डीसी मशीन, मतलब एसी सप्लाई को कन्वर्ट करने के लिए जो बना हुआ है दैट इज कम्यूटेटर, ठीक है। नेक्स्ट, इट कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग टॉर्क इनटू यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द आर्मेचर इन द मोटर एक्शन। अब मोटर में क्या होता है कि जब हम इसको कोई एक तरफ से करंट देते हैं, ठीक है, तो मोटर की जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, इस कंडक्टर को घुमाना शुरू कर देता है। आफ्टर 180 डिग्री जब एसी में वो चेंज हो जाता था, एसी सप्लाई में जब करंट की वैल्यू चेंज हो जाती थी तो वो क्या करती थी, कंटिन्यूस उसको प्रोड्यूस करती थी, मतलब वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देती थी और वो घूमती थी, जो मोटर बीच में जो आर्मेचर घूमता था वो सेम डायरेक्शन में था। बट इसमें क्या है, सेम सप्लाई दी हुई है, मतलब इसमें डीसी सप्लाई है तो देयर विल बी नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल, बट कम्यूटेटर एक ऐसा मटेरियल लगा है, एक ऐसा बीच में हम कह सकते हैं सर्किट लगा है जो कि उसको तब भी कि सेम सप्लाई में 180 डिग्री का जब वो घूम जाती है तो उससे उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होने देती उस कंडक्टर की, उसको कंटिन्यूसली फ्लो करवाती रहती है उसी डायरेक्शन में जिसमें वो घूम रही है, ठीक है। तो वो भी काम कम्यूटेटर का है, ये अगेन अल्टरनेटिंग टॉर्क को यूनिडायरेक्शनल टॉर्क में कन्वर्ट करेगा इन द आर्मेचर इन मोटर एक्शन। तो दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ कम्यूटेटर। ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में अकेला ही आ जाता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, तो ये फंक्शंस हम लिख के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कम्यूटेटर इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, ये किस शेप का बना होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप का बना होता है, और मटेरियल कौन सा है, हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट, ये कॉपर सेगमेंट्स का बना होता है। Each segment is insulated from each other by a thin sheet of mica, ये देख सकते हैं, ये बेसिकली बीच में माइका लगा हुआ है, ये जो बेसिकली है क्या, स्टैंपिंग्स है, सेगमेंट्स है। द नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स, जितने आर्मेचर स्लॉट्स होंगे उतने ही कम्यूटेटर के सेगमेंट्स होंगे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं ब्रशेस। ब्रशेस क्या होता है, यू कैन सी इसके ऊपर एक ब्रश लगा हुआ है, किधर लगा है, किधर लगा है, कम्यूटेटर को के साथ ब्रशेस लगे होते हैं जो कि द ब्रशेस आर प्रेस्ड अपॉन द कम्यूटेटर एंड फॉर्म द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द आर्मेचर वाइंडिंग एंड एक्सटर्नल सर्किट, जो कि आर्मेचर वाइंडिंग को बाहर के जितने भी सर्किट है उसके साथ अटैच करते हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ हाई ग्रेड कार्बन, ये कार्बन का बना होता है, मतलब हमें जो पावर सप्लाई मिलेगी बाहर जनरेटर से वो ब्रशेस के थ्रू मिलती है, ठीक है। The brushes are held in the particular position around the commutator by brush holder and rockers, और ये जो particular position में अपने फिक्स होते हैं और किसके ऊपर लगे होते हैं, कम्यूटेटर के ऊपर, वो कैसे लगते हैं, ब्रश होल्डर के साथ। Simply, the brushes are used to collect the current from the commutator and supply to external load circuit of DC generator। ये basically वहां से करंट को कलेक्ट करता है आर्मेचर वाइंडिंग से, जो कि EMF इंड्यूस होती है आर्मेचर वाइंडिंग में, उसको बाहर लेके आता है टू द DC जनरेटर, ठीक है। इन केस ऑफ DC मोटर, ब्रश सप्लाई करंट टू द कम्यूटेटर, द ब्रशेज आर रेक्टेंगुलर इन शेप एंड रेस्ट ऑन द कम्यूटेटर। अब जो मोटर में क्या करते हैं, ये बाहर से करंट को सप्लाई करते हैं और ये आगे कम्यूटेटर को सप्लाई देते हैं बाहर से जो इनपुट देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ब्रिज बिटवीन कम्यूटेटर एंड आउटर सर्किटरी, ठीक है। आगे है ब्रश रॉकर्स। ब्रश रॉकर जिसको हम अटैच करते हैं बोल्ट के साथ, यू कैन सी द इट होल्ड्स द स्पिंडल ऑफ द ब्रश होल्डर्स।
ठीक है। ये बेसिकली रॉकर्स होते हैं जो कि ब्रश होल्डर के स्पिंडल्स को पकड़ते हैं, मतलब उसको घूमने से रोकते हैं। इट इज फिटेड ऑन द स्टेशनरी फ्रेम ऑफ द मशीन विद नट एंड बोल्ट्स। बाय एडजस्टिंग इट्स पोजीशन, द पोजीशन ऑफ ब्रशेज ओवर द कम्यूटेटर कैन बी एडजस्टेड टू मिनिमाइज द स्पार्किंग ऑफ ब्रशेज। अब जब ये रोटेटिंग पार्ट के साथ टच करते हैं तो स्पार्किंग होती है, तो इसकी जो वो एडजस्टमेंट है वो चेंज की जा सकती है बाय द ब्रश रॉकर्स की स्पार्किंग कम से कम हो। ठीक है। नेक्स्ट इज एंड हाउसिंग, बेयरिंग्स एंड शाफ्ट। इसको एक ही स्लाइड में दिखा रहे हैं। एंड हाउसिंग क्या होता है? दीज आर द अटैच टू द एंड ऑफ द मेन फ्रेम एंड सपोर्ट बेयरिंग्स। बेसिकली ऊपर जो नट बोल्ट लगते होते हैं, एंड हाउसिंग बोलते हैं उसे। ठीक है। जो ऊपर छोटे छोटे हम कह सकते हैं कि पार्ट्स को कवर करने के लिए जो हमारे पास एंड हाउसिंग होती है, या जहां पे हम टर्मिनल्स लगाते हैं, जो मतलब बेसिकली आउटर सर्किटरी में इंटरनल सर्किटरी से मैच करने के लिए जो बाहर जो छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं उसको बोलते हैं एंड हाउसिंग। बेरिंग क्या होते हैं? द बॉल्स एंड रोलर बेरिंग आर फिटेड इनटू द एंड हाउसिंग। इसके बीच में बेरिंग्स लगे होते हैं। इट इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन रोटेटिंग एंड स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन। ये आपने याद रखना, बेरिंग का काम होता है जो स्टेशनरी पार्ट है और जो रोटेटिंग पार्ट है उनके बीच में फ्रिक्शन कम से कम हो। एंड ये किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है। शाफ्ट क्या होती है? दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द डीसी मशीन, जिसको हम मैकेनिकल पावर, जिससे इनपुट लेते हैं, जिसको इनपुट देते हैं मैकेनिकल पावर, या आउटपुट लेते हैं मैकेनिकल पावर। ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील विद द मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज हाईएस्ट इन द मोटर। सबसे ज्यादा जो सॉलिड पार्ट होता है वो शाफ्ट होता है, क्योंकि ये चीज जितनी सॉलिड होगी उतनी ज्यादा वो मशीन ज्यादा कैपेबल होगी काम करने के। ठीक है। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर मैकेनिकल पावर फ्रॉम टू द मशीन। ये मैकेनिकल पावर से डील करती है। द रोटेटिंग पार्ट लाइक आर्मेचर कोर, कम्यूटेटर आर की टू द शाफ्ट। इसके साथ आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, ब्रशेस, दीज आर कनेक्टेड टू द शाफ्ट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है हमारा, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ डीसी मशीन। तो आई होप आपको ये याद हो गया हो। अगर इसके बारे में कोई प्रॉब्लम होगी, यू कैन डिस्कस विद मी इन द ऑनलाइन सेशन। सो थैंक यू।